जी हां, ये नए जमाने का भारत है और चीन की हर हरकत पर भारत की पैनी नजर भी है। नमस्कार, सबसे बड़े कॉन्क्लेव को लेकर हाजिर हैं टीवी 9 भारतवर्ष में। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी और मेरे साथ मेरे सहयोगी सुमित चौधरी भी मौजूद हैं। बताएंगे आपको कि कैसा है मोदी का मास्टर स्ट्रोक और साथ ही कैसे ऑपरेशन ड्रैगन को आगे बढ़ा रहा है भारत किस तरह से हर हलचल पर नजर बना के रखे हुए है। आपको बता दें, भारत और चीन के बीच बॉर्डर पर फिलहाल शांति तो है, लेकिन ये शांति बड़ी जंग की आहट है। भारत और चीन के बीच आने वाले समय में तनातनी बढ़ सकती है। सिर्फ तनातनी ही नहीं बढ़ सकती, बल्कि दोनों देशों के बीच बड़ी जंग तक हो सकती है। ये दावा कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब पर आज हम बड़ी बहस करने वाले हैं सुमित। लेकिन देखिए, इसके साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि अगर भारत और चीन के बीच जंग हुई तो भारत ने क्या बड़ी तैयारियां कर रखी है। इसमें एलएसी पर टनल निर्माण से लेकर हथियार और फाइटर जेट तक शामिल किए गए हैं, जिसमें सेला सुरंग भी शामिल है, जिसका उद्घाटन कुछ ही देर में प्रधानमंत्री मोदी करने वाले हैं। सेला टनल से चीन को कैसे चुनौती मिलेगी, ये भी हम आपको बताएंगे। जी हाँ, तो बड़ी खबर बता दें, भारत चीन में एक और जंग की भविष्यवाणी की गई है। एक बार फिर वॉर हो सकता है भारत और चीन में। 1962 के बाद एक बार फिर चीन और भारत वॉर के रूप में टकरा सकते हैं। लद्दाख में दूसरे भारत चीन युद्ध का खतरा बढ़ गया है। रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट यानी रूसी का दावा सामने आया है, जिसमें कहा गया है कि भारत और चीन के बीच युद्ध हो सकता है। इसकी भविष्यवाणी की गई है। और देखिए, लगातार भारत और चीन में एक और युद्ध हो सकता है, यह आशंका क्यों कही जा रही है, यह लगातार क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि पूर्वी लद्दाख में 2025 से 2030 के बीच युद्ध की संभावना जताई जा रही है। जंग की वजह से बन सकती है सीपक की परियोजना, यानी चीन का वो महत्वाकांक्षी परियोजना जिसको लेकर चीन कुछ भी कर सकता है। काशनगर कहा जा रहा है, काशगर एनर्जी प्लांट को लेकर डरा हुआ है चीन, और इस प्लांट का रास्ता लद्दाख से गुजरता है। चीन को काशगर प्लांट पर हमले की आशंका है। हमला होने पर चीन का एनर्जी सिस्टम पूरी तरीके से ठप हो जाएगा। और ये दावा किसने किया, ये भी हम आपको बता देते हैं। दरअसल रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट सामने आई है। इसमें कहा गया है कि वॉर क्लाउड्स ओवर द इंडियन हॉरिजोन के नाम से ये रिपोर्ट जाहिर की गई है। इंटरनेशनल पॉलिटिकल रिस्क संस्था का यह दावा किया जा रहा है कि अब चीन भारत पर बड़ा हमला कर सकता है। और रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज यानी रूसी का यह दावा चौंकाने वाला है। आइए इस सवालों के जरिए समझते हैं कि आखिर क्या दावा किया गया है। भारत और चीन में एक और क्या युद्ध होगा, दावा क्या है आपको बताते हैं। 2025 से लेकर 2030 के बीच कभी भी भारत और चीन में युद्ध हो सकता है। कहां हो सकती है जंग, ये भी इस रिपोर्ट में है। पूर्वी लद्दाख जंग का मैदान बन सकता है। और इसके अलावा जंग की वजह क्या होगी, ये भी बताया गया है कि जो काशागार सीपेक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर परियोजना चल रही है, ये आड़ हो सकती है, ये वजह हो सकती है जंग की। क्यों डरा है चीन, ये भी बता दें। एनर्जी प्लांट को लेकर डर है, ये रिपोर्ट में कहा गया है। काशागार रास्ता लद्दाख से दरअसल गुजरता है और काशागार प्लांट पर हमले की आशंका है, इसीलिए चीन डरा हुआ है। चीन का एनर्जी सिस्टम ठप हो जाएगा अगर यहां पर कुछ भी होता है। और आपको एक और बड़ी खबर बता दें, अग्नि सीरीज बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च करने की योजना बना रहा है भारत लगातार अपने कदम बढ़ा रहा है। 11 से 16 मार्च के बीच किया जा रहा है इसे लॉन्च। ओडिशा के अब्दुल कलाम द्वीप की मिसाइल रेंज से हो सकती है इसकी लॉन्चिंग। अग्नि सीरीज बैलिस्टिक मिसाइल 3550 किलोमीटर की मारक क्षमता इसकी है। 11 से 16 मार्च के बीच की ये तारीखें बहुत अहम होंगी, जब अब्दुल कलाम द्वीप से इसकी लॉन्चिंग हो पाएगी। और हमारे साथ एक बड़ा खास मेहमानों का पैनल इस वक्त जुड़ गया है इस पूरे कॉन्क्लेव में, इस पर चर्चा करने के लिए कि इस आशंकाओं में कितना दम है कि युद्ध हो सकता है दोबारा भारत और चीन में। मेजर जनरल रिटायर्ड वीके दत्ता साहब हमारे साथ जुड़े डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, अचल मल्होत्रा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं पूर्व राजदूत के तौर पर, प्रोफेसर डॉक्टर संजय भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं फॉरेन एक्सपर्ट के तौर पर, ब्रिगेडियर रिटायर्ड शरदेंदु डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और सुमित मेरे साथ मौजूद है। सुमित, आप किस तरह से, क्योंकि मैं शुरुआत आपसे कर रही हूँ, आप लगातार इस बात पर नजर बना के रखे हुए थे कि चीन किस किस तरह की हिमाकत कर रहा है, तो क्या पोस्ट गलवान के बाद ये हिम्मत आ सकती है चीन में कि वो हमला कर दे या ये युद्ध हो जाए रिपोर्ट के अनुसार?
देखिए, चीन की जो स्ट्रैटेजी रही है या फिर उसकी जो नियत रही है वो हमेशा से अंधेरे में रखकर वार करने की। और अगर आप देखें कि लगातार ये रिपोर्ट कई जगह से आई है सामने कि चीन भी तैयारी कर रहा है, ना सिर्फ ईस्टर्न लद्दाख में, क्योंकि ईस्टर्न लद्दाख में 2020 में जो हुआ उससे चीन की इंटरनेशनल पूरे बिरादरी में बहुत किरकिरी हुई। चीन को लेकर लगातार उसके डोमेस्टिक लोग जो हैं सवाल खड़े करने लगे कि आखिरकार आप इतना दबाव बना रहे हैं लेकिन फिर भी चीन कुछ कर नहीं पा रहा। और अभी अगर आप देखें, भारत भी ये जानता है कि चीन ऐसा कभी भी करेगा, इसलिए मिरर डिप्लॉयमेंट के साथ साथ भारत की जो समुद्री क्षमताएं हैं, जैसे हमने खबर में बताया कि कैसे अग्नि की जो 3,500 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइल्स का लॉन्च किया जाएगा, इसका परीक्षण किया जा रहा है। ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि भारत भी अपनी कैपेबिलिटीज को मजबूत करना चाहता है। भारत चाहता है कि सारी तरफ से, चाहे वो बात कर लीजिए लैंड की, बात कर लीजिए एयर की, बल्कि आप बात कर लीजिए सी की, सारी तरीके से ये सुरक्षा पुख्ता की जाए और अपनी क्षमताओं को और ज्यादा बढ़ाया जा सके। बिल्कुल, भारत कितना तैयार है, अपनी क्षमताओं को कैसे आगे बढ़ा रहा है, ये भी हम बात कर रहे हैं। मेजर जनरल वी के दत्ता साहब, मैं आपसे शुरू कर रही हूं। क्या लगता है आपको कि इसमें ये जो रिपोर्ट सामने आई है, कितने बड़े दावे हैं ये और भारत कितना तैयार है? देखिए, ऐसा है कि ये जो रिपोर्ट अभी रूसी के द्वारा छापी गई है, ये एक्चुअली उनका ऑफिशियल वर्जन नहीं है। उनके जो थिंक टैंक के अंदर लोग हैं उनका ये एनालिसिस है कि 2025 और 2030 के बीच में इंडिया चाइना का एक बड़ा युद्ध हो सकता है। लेकिन मैं अगर एनालाइज करूं, मैं जब फ़ौज में भर्ती हुआ तो मेरी सबसे पहली पोस्टिंग थी डोकलम, सिक्किम में, वो जो उसको हम डोकलम बोलते हैं। मैं वहाँ पे अकेला सेकंड लेफ्टिनेंट 30 आदमी के साथ वहाँ मौजूद था। और उस समय जब 71 की लड़ाई शुरू हुई तो हमें बोला भाई चीनी आएंगे पाकिस्तान की मदद करने के लिए। हम तब नहीं डरे, एक अकेला अफसर और 30 आदमी के साथ हम वहाँ डटे हुए थे। अभी जहाँ तक हिंदुस्तान और चाइना का सवाल है, जो भी घटनाएं घटी 62 के बाद, 67 में नाथुला में, सोमदरजोंग में जो हमारी कार्रवाई हुई, जो काफ़ी साल तनातनी चलती रही, उसके बाद में उसका रेजोल्यूशन हुआ, तो हिंदुस्तान की तरफ से पहला हमला नहीं होगा। अगर चीन कोई हिमाकत करेगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और ये मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, इंडियन आर्मी इंतजार कर रही है बिल्कुल। वो सारी चीज साफ करने के लिए जो चीन का एक हुआ बना हुआ था। और 2020 में चीन का हुआ 62 के बाद हिंदुस्तान ने प्रूव किया वो। बिल्कुल बिल्कुल दत्ता साहब, 62 के बाद 67 में भी आपने डोकलम की बात की, उसके बाद आप देखिए 2020 में चीन का ये जो वर्चस्व या फिर कह सकते हैं चीन ने जो इल्यूजन पैदा किया हुआ था, ये दुनिया के सामने आ गया। चले, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को बताया कि शी जिनपिंग ने सेना को हाईटेक करने का फरमान भी जारी किया है। पीपल लिबरेशन आर्मी भविष्य के लिए तैयार करे, शी जिनपिंग की तरफ से कहा गया है। नए क्षेत्रों में रणनीतिक क्षमताओं में सुधार किया जाए। अंतरिक्ष, साइबर सुरक्षा पर तेजी से काम करने के लिए भी चीन सेना को कहा गया है। ये इसलिए कहा गया क्योंकि एआई क्षेत्र की भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार रहे चीन की सेना, और लगातार इन सभी चीजों को लेकर तैयार रहने के लिए शी जिनपिंग की तरफ से कहा गया। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष भी जुड़े। मनीष, देखिए, ऐसा लगता है कि चीन चाहता है कि हर लिहाज से एक काउंटर मैकेनिज्म तैयार कर ले, और यही वजह है कि एआई जैसे, साइबर जैसी चीजों के अंदर भी चीन अपने आप को मजबूत करने में लगा है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भविष्य का युद्ध जो है वो इन्हीं तकनीक के बेस पर लड़ा जाएगा। लेकिन चीन में क्या स्थिति है, क्योंकि अगर चीन अपने पीएलए को आधुनिकीकरण करने में लगा है तो इसके बहाने दरअसल शी जिनपिंग पीएलए में मौजूद जो तमाम ऐसे ऑफिसर्स हैं जो उनसे सहमत नहीं है, उनको निपटाने में भी लगा है। और आप देखिए कि कहाँ गए चीन के पहले के रक्षा मंत्री, वो गायब हो गए थे। और न केवल वो, बल्कि चीन में प्रोक्योरमेंट के से संबंधित जितने भी पीएलए के बड़े बड़े ऑफिसर्स थे, या तो वो जेल में हैं, या गायब हो चुके हैं, या वो मारे जा चुके हैं। तो अभी फिलहाल चीन में पीएलए के आधुनिकीकरण के नाम पर जो कुछ हो रहा है उसमें मिलिट्री का एम्पावरमेंट कम, और मुझे शी जिनपिंग की तानाशाही और उसका अपने विरोधियों को निपटाने की रणनीति ज्यादा दिखाई दे रही है। लेकिन हाँ, इसके बावजूद चीन अपने सेना का आधुनिकीकरण करने में लगा है। अब चीन में असली क्या है, नकली क्या है, ये तो पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा सवाल है कि कौन सा टैंक असली है, कौन सा टैंक नकली है। वही चीज चीन के टॉप जनरल कह रहे हैं कि हमारे यहाँ जो नकली सामान है इनको हटाओ, और अगर हटाने की बारी आई तो पता चला पूरा सेना ही खाली हो जाएगा। मनीष, ये हालत है। एक बड़ी बात आपने बताई कि एडवांस तकनीक। ब्रिगेडियर शरदेंदु जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। देखिए, जो तैयारी होती है वो ग्राउंड पर देखी जाती है कि आप कितने जमीनी तौर पर तैयार हैं। तो भारत की सेना कितनी तैयार है अगर चीन को जवाब देना पड़ा एडवांस तकनीक से? तो
देखिए, हिंदुस्तान की सेना में एक अवेकनिंग है, एक तरीके के जिस तरीके से हमारी ट्रेनिंग है, जिस तरीके से हमने बॉर्डर एरिया को डेवलप किया है, जिस तरीके से हम मिसाइलों का डेवलपमेंट कर रहे हैं, जिस तरीके से आत्मनिर्भर भारत डिफेंस के फील्ड में बना रहे हैं, ये पूरी की पूरी तैयारी हिंदुस्तान की संप्रभुता की सुरक्षा करने के लिए है और बॉर्डर की सिक्योरिटी को और पुख्ता करने के लिए है। और सबसे बड़ा थ्रेट इसमें अगर आता है तो वो है चाइना। चाइना को किसी भी लेवल पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है, चाहे वो ईस्ट लद्दाख का इलाका हो, चाहे वो उत्तराखंड का हो, चाहे वो वेस्टर्न लद्दाख हो, जो कि अरुणाचल से जिसका सीमा जुड़ती है। तो पूरे फ्रंट पे हमारी तैयारी चल रही, इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट हो रहा है, आधुनिकीकरण हो रहा है, लॉन्ग रेंज मिसाइल बनाई जा रही है। मकसद एक है कि हम 62 की तरह ऑफ गार्ड ना पकड़े जाए। और मकसद साफ है कि ये नए जमाने का भारत है और ये चीन को इस बात को महसूस कराना है कि ये न्यू इंडिया है, ये 1962 का भारत नहीं है। एक बड़ी खबर और भी बता दें, एक और खुलासा हुआ है पीएलए की झूठी ताकत पर। ये बड़ा खुलासा हुआ है, पीएलए के सैनिकों के पास नकली हथियार है जो चीन की सेना है, इस पर खुलासा हुआ है। पीएलए के नंबर 3 जनरल ने बड़ा खुलासा किया है, पीएलए के लिए हथियारों की खरीदारी में भ्रष्टाचार हुआ है। बहुत बड़ा खुलासा, ट्रेनिंग के दौर में चीन के सेना के हथियारों में दिक्कतें आई थी, ये भी कहा गया है। और चलिए, चीन के हथियारों को लेकर तो दुनिया भर में विवाद रहता ही है, क्योंकि नकली क्या है, असली क्या है, यही सबसे बड़ा सवाल है। और चलिए, इस बीच एक और बड़ी खबर है कि चीन से सटे सीमा पर भारत की बड़ी तैनाती देखने को मिली है। सीमा पर 10,000 सैनिकों की तैनाती की गई है। सूत्रों के हवाले से खबर है, उत्तराखंड से हिमाचल प्रदेश तक सीमा पर यह तैनाती की गई है, यानी सेंट्रल कमांड के अंदर। और चीन से सटे 532 किलोमीटर लंबी सीमा को सुरक्षित करने के लिए कदम उठाए गए। सेंट्रल कमांड वो यानी जहां पर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की कई सीमाएं लगती हैं, और इसी वजह से अब इन इलाकों को भी मजबूत करने के लिए 10,000 सैनिकों की अतिरिक्त तैनाती की गई है। और चीन सीमा पर भारत की बड़ी तैनाती, ये बड़ी तैयारी की तरफ भी रुख करती है। भारत किस तरह से तैयारी कर रहा है? भारत ने चीन के साथ अपनी सीमा को और मजबूत किया है। भारत चीन सीमा पर 10,000 सैनिकों को तैनात किया गया है, जिसे LAC कहा जाता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। सूत्र बता रहे हैं कि बड़े स्तर पर डिप्लॉयमेंट हो रहा है। उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश तक चीनी सीमा पर तैनात होगी सेना। और देखिए, भारत चीन सीमा पर पहले से ही 9,000 सैनिक थे, लेकिन 10,000 सैनिकों की अतिरिक्त तैनाती की गई। भारतीय जवान चीन से सटे करीबन 532 किलोमीटर लंबी सीमा को सुरक्षित करेंगे। और ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि लगातार इन इलाकों के अंदर और ज्यादा मजबूती बन सके। हमारे साथ ब्रिगेडियर दत्ता भी सर, देखिए सेंट्रल कमांड को लेकर, क्योंकि मुझे याद है कि एक हमेशा से एक नॉर्म रहा है कि चीन हमला करेगा तो अरुणाचल में करेगा, ईस्टर्न लद्दाख में करेगा, लेकिन सेंट्रल कमांड को हमेशा से ही एक तरीके से एक लेस डिप्लॉयमेंट वाला क्षेत्र रखा गया, लेकिन 2020 के बाद इस इलाकों में भी तैनाती बहुत ज्यादा कर दी गई है। दत्ता, देखिए, ऐसा है कि जो आपने अभी जिक्र किया जो रीइंफोर्समेंट का, सेंट्रल कमांड पहले ऑपरेशनल कमांड नहीं थी। वो मेनली क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव कमांड थी, जिसके अंदर की पूरा जो हमारे रियर मेंटेनेंस एरिया है या जितनी आगे वाली कमांड्स को हमने सप्लाई करनी है उसकी जिम्मेवारी थी। अभी ये एडिशनल जो थ्रेट पैदा हुई है, अभी सेंट्रल कमांड को ऑपरेशनल कमांड कन्वर्ट कर दिया गया है। और ये जितनी डिप्लॉयमेंट अभी हो रही है, जो एडिशनल ट्रुप जा रहे हैं, वो उसी कमांड स्ट्रक्चर के चेंज के माध्यम से जा रहे हैं। इसका क्या नाम, और इसका मतलब ये है, हमारी ईस्टर्न कमांड, नॉर्दर्न कमांड और सेंट्रल कमांड, 3 कमांड्स हमारी अभी चाइना फ्रंट को देख रही हैं। इसके साथ साथ में जो हमारी डिप्लॉयमेंट है, हमारे ब्रह्मोस है, हमारे एयरक्राफ्ट हैं, हमारे मिसाइल सिस्टम है, हमारे K9 आर्टिलरी सिस्टम्स हैं, ये सारे वो हथियार और असला है जो हम सेल्फ रिलायंट हैं, हम खुद उसकी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। और इसका भी ट्रायल, अगर आपको मालूम हो, 12 तारीख को हम एक ट्रायल सर्विसेज एक्सरसाइज करने वाले हैं राजस्थान में, जिसके अंदर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के इंडिजिनियस वेपन्स, उनका ट्रायल होगा, तो उनकी क्षमता देखी जाएगी। बड़ी बात आप कह रहे हैं, जो जमीन पर तैयारी है, चाहे वो ड्रिल हो या वॉर एक्सरसाइज हो, उससे देखने को मिलता है कि भारत किस लेवल की तैयारी कर रहा है। अचल मल्होत्रा जी भी हमारे साथ हैं, फॉर्मर एम्बेसडर। संजय जी, फिर उसके बाद मैं आपके पास आती हूँ। अचल जी, मैं पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल नरवणे को सुन रही थी, उनकी तरफ से कहा गया चीन की हड़पने की नीति रही है, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी रही है, पूर्वी लद्दाख से लेकर काराकोरम पास तक। तो डिप्लोमेटिक स्तर पर तो हर बातचीत विफल रही है, नाकाम रही है। अब आपको क्या लगता है कि किस तरह से भारत अपनी स्ट्रैटेजी आगे बढ़ाएगा?
नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जहाँ तक चाइना का सवाल है, डिप्लोमेसी किसी हद तक ही काम कर रही है। अगर आप देखें गालवान वैली के बाद डिप्लोमेसी का रोल अगर आप कहें तो आप इसे फेलियर भी कह सकते हैं, लेकिन एक लिमिटेड सक्सेस भी कह सकते हैं, इस हद तक कि उसके बाद कोई बहुत बड़ा हादसा नहीं हुआ है। लेकिन जहाँ डिप्लोमेसी ख़त्म होती है वहाँ हमेशा जो है कन्फ्रंटेशन होती है। तो इसलिए हम देश की इस समय जो नीति है वो बहुत ही क्लियर है कि चाइना से हम उस समय तक बात नहीं करेंगे जब तक बॉर्डर पे जो हमारा एनवायरनमेंट है वो कंड्यूसिव नहीं होगा। हालांकि व्यापार के क्षेत्र में हमने, भारत सरकार ने किसी भी किस्म का इंटरवेंशन नहीं किया है और लगातार व्यापार बढ़ रहा है। साथ ही साथ हमारी तैयारी जो है, फ्रंट्स पे जो तैयारी है वो पूरी ज़ोर शोर से चल रही है। मिरर डिप्लॉयमेंट हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हो, तो हम डिप्लोमेसी और डिफेंस प्रिपेयर्डनेस इन दोनों को एक साथ लेके चल रहे हैं और किसी भी संभावना से इनकार नहीं कर रहे। सर, चाहे वो संभावना जो रूसी ने बताई है, चाहे वो संभावना कि चाइना कभी भी किसी समय भी धोखा बिल्कुल। देके देखिए अटैक कर सकता। अच्छा सर, यही तो बात है कि डिप्लोमेटिक मेजर्स तो लिए जाए लेकिन अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बहुत ज्यादा मजबूत किया जाए। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि LAC पर भारत की तैयारियों से तिलमिला गया है चीन। चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने इस पर नाराजगी भी जताई है। माओ जिंग ने कहा है कि जवानों की तैनाती से तनाव कम नहीं होगा। माओ निंग ने कहा कि दोनों देशों के बीच आपसी विश्वास कम होगा, यानी भारत अपनी तैनाती करता है और चीन उसमें विश्वास की कमी को दर्शाता है। चीन ये कहता है कि देखिए तैनाती आप नहीं कर सकते। संजय सर, ऐसा लगता है कि चीन ये बात समझ चुका है, ये जान चुका है कि भारत अब चीन के झांसे में नहीं आने वाला है। देखिए, तीन पहलू हैं इस बात को समझने का। पहला पहलू है कि जो रूसी रिपोर्ट आई है, मैं कहता हूं कि एक फियर फैक्टर क्रिएट करने का भी एक हो सकता है। जैसे यूक्रेन वॉर में रशिया का एक फियर फैक्टर यूरोप में क्रिएट किया गया, यूरोप साथ खड़ा हो गया, तो यहाँ एक फियर फैक्टर वेस्टर्न प्रोपेगेंडा हो सकता है। लेकिन इस बात से भी रूल आउट नहीं किया जा सकता कि जिस तरीके से चीन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहा है बॉर्डर एरियाज़ पे, और जिस तरीके से वो बढ़त बढ़ा रहा है और उन्होंने डोकलाम, गलवान इस तरीके की एक्टिविटीज़ की है, तो निश्चित रूप से चीन तैयारी कर रहा है। क्योंकि जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट की बात हो रही है, जो ईस्टर्न लद्दाख की बात हो रही है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात हो रही है, उसमें सत्यता है। क्योंकि चाइना वो चौक पॉइंट्स को अवॉइड करना चाहता है, वो CPEC के माध्यम से और CMAC के। मैं एक पॉइंट और कहना चाहूंगा, CMAC के माध्यम से। तीसरा जो महत्वपूर्ण पक्ष है, देखिए युद्ध मुझे नहीं लगता कि अभी नियर फ्यूचर में होने वाला है। अगर जब तक, माफ कीजिए सर, आपको रोक रही हूँ। एक तस्वीर बहुत महत्वपूर्ण आ रही है और काजीरंगा नेशनल पार्क, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी का ये बहुत अच्छा दौरा, जहां सफारी से जुड़ी तस्वीरें, हाथी को देख रहे हैं आप। प्रधानमंत्री हाथी को कुछ खिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं और इस खुली जीप में वो सफारी का आनंद ले रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, जिनके पास दूरबीन भी साथ है। और कई तरह से ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। ये जंगल सफारी, इसके अलावा जवानों से बातचीत करते हुए, महिला जवानों से बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री मोदी की ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। सुमित, बिल्कुल। देखिए, फॉरेस्ट ऑफिसर्स हैं वो, और लगातार काजीरंगा जो पार्क है उसके अंदर उन्होंने दौरा किया, उन्होंने घूमे, वहाँ पर जंगल सफारी का लुत्फ उठाया और सुबह 5:30 बजे कहा गया कि वो खुद पहुँच गए। दिनचर्या की शुरुआत उन्होंने वहीं से की और देखिए हाथियों को खिलाते हुए, खाना खिलाते हुए। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो चाहते हैं कि ना सिर्फ एक प्रकृति के साथ एक अटैचमेंट रहे, बल्कि ये भी इसलिए ताकि कि लोग यहाँ पर आए। उन्होंने ये भी कहा कि आपको आना चाहिए, यहाँ पर घूमना चाहिए। और देखिए तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि कैसे जो फॉरेस्ट ऑफिसर हैं, जिनके कंधों पर इस पूरे फॉरेस्ट को संभालने की, उसको सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी है, उनसे भी इंटरेक्ट करते हैं, उनसे भी बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री मोदी। बिल्कुल, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं काजीरंगा नेशनल पार्क से, जहां पर पूरी वाइल्ड लाइफ देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। और जंगल की सफारी के दौरान उन्होंने पूरी वाइल्ड लाइफ देखी है, जो जंगल में जानवर रहते हैं, उनका जो जीवन है, उनके बारे में जानने की भी कोशिश कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। ये सफारी से जुड़ी तस्वीरें आ रही हैं। इसके अलावा हाथियों को खाना खिलाते हुए भी प्रधानमंत्री मोदी नजर आ रहे हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क से जुड़ी हुई डिटेल्स भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इसकी स्थापना कब हुई, कितने क्षेत्र में ये फैला हुआ है, और सबसे सुंदरतम वाइल्ड लाइफ नेशनल पार्क के तौर पर जाना जाता है काजीरंगा नेशनल पार्क, जिसमें बाघों की संख्या क्या है, विश्व धरोहर कब बना, ये भी हम आप तक जानकारी पहुंचा रहे हैं।
और अब हम अपनी खास पेशकश की तरफ वापस लौटते हैं। जिस तरह से हम बता रहे थे कि LAC पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर 10,000 और जवान आने वाले हैं, यानी डिप्लॉयमेंट भारत की तरफ से बढ़ रहा है। और बड़ी वजह क्या है इसको लेकर, 10 साल के दौरान जो बुनियादी क्षेत्रों में बड़ा निर्माण है, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस है, तो उसको जवाब देने के लिए डिप्लॉयमेंट सैनिकों का हो रहा है। जी बिल्कुल, तिब्बत की सीमा के पास बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य किए जा रहे हैं। हिमाचल और उत्तराखंड में भी पुल, रोड और बांध का निर्माण किया जा रहा है। आने वाले समय में निर्माण में और ज्यादा तेजी आएगी। यह भी कोशिश की जा रही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर हर जगह पर उतनी ही तेजी से काम करे, चाहे वो जम्मू कश्मीर का इलाका हो, ईस्टर्न लद्दाख का इलाका हो, या फिर जो सेंट्रल कमांड है यानी हिमाचल और उत्तराखंड के इलाके हैं, वहां पर भी इस तरीके से काम किए जा सके। बिल्कुल ब्रिगेडियर शरदेंदु, मैं आपके पास आ रही हूं क्योंकि देखिए बुनियादी क्षेत्र ये भारत समझ रहा है कि किस तरह से तिब्बत सीमा से जुड़ा हुआ। मैं आऊंगी सर आपके पास, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, जल्दी से बता देते हैं। चीन के कट्टर विरोधी कुर्ट कैम्पबेल को अमेरिकी विदेश मंत्रालय में बनाया गया है नंबर 2। ये बड़ी स्ट्रैटेजिक आगे बढ़ रही है रणनीति। अमेरिका के इंडो पैसिफिक नीति के प्रभारी हैं कुर्ट कैम्पबेल, और विक्टोरिया न्यूलैंड की जगह कुर्ट कैम्पबेल को कामकाज दिया गया है, ये पदभार दिया गया है। चीन के खिलाफ ऑकस बनाने में निभाई थी इन्होंने अहम भूमिका। जो क्वाड बना, क्वाड को मजबूत और सक्रिय बनाने में भी इनका खास रोल है। ये देखिए, हम आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं जिनको बड़ी भूमिका दी गई है कुर्ट कैम्पबेल को। और मनीष और ज्यादा जानकारी देंगे। मनीष, ये स्ट्रैटेजिकली बहुत बड़ा कदम है जिसने क्वाड को लेकर रणनीति बनाई, अब उसी को ही बड़ा पदभार दिया गया है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से कुर्ट कैम्पबेल का प्रमोशन किया गया है, क्योंकि ये वो शख्स है जिसने लगातार चीन को घेरने के लिए अपनी रणनीति बनाई है। ये वो शख्स है जिसने लगातार इंडो पैसिफिक पर फोकस बनाए रखा है, अमेरिका का और तमाम सहयोगी देशों का। और सबसे बढ़कर है कि कैम्पबेल भारत के साथ दोस्ती के कितने बड़े पक्षधर हैं कि इन्होंने ये कहा कि धरती पर अगर कोई सबसे बेहतरीन बायलैटरल रिलेशनशिप है तो वो भारत और अमेरिका का है। वहीं दूसरी तरफ जहां वो भारत के सच्चे दोस्त बनते हैं, वहीं दूसरी तरफ वो चीन के कट्टर दुश्मन हैं और उनको प्रमोट किया गया। इसका मतलब यह है कि अमेरिका की प्राथमिकता अब रूस, यूक्रेन या दूसरी और जगहों से ज्यादा आपको इंडो पैसिफिक में दिखाई देगी। और ये अपॉइंटमेंट कहां हुआ है? ये अपॉइंटमेंट हुआ है विक्टोरिया न्यूलैंड के रिप्लेसमेंट के तौर पर। यानी अब अमेरिका का फोकस इंडो पैसिफिक होने जा रहा है, ना कि यूरोप होने जा रहा है। उसको एक तरह से ये बताता है। और दूसरी बात, एक ऐसे आदमी को आपने ये जिम्मेदारी दी है जो चीन के खिलाफ लगातार रणनीति बनाने में माहिर है। बिल्कुल मनीष, देखिए कहा जा रहा है कि अब अमेरिका जो है सारा फोकस अपना चीन पर ही रखना चाहता है। इसी वजह से ताइवान में स्पेशल फोर्सेस की तैनाती भी की। इस बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें कि चीन को जवाब देने के लिए भारत की एक और बड़ी तैयारी सामने आई है। जी हां, भारत बनाएगा 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट। प्रोजेक्ट के लिए 15,000 करोड़ रुपए की मंजूरी भी दे दी गई है और पिछले दिनों हुई CCS की बैठक में इसको मंजूरी दे दी गई। कहा यह गया कि भारत के 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के लिए तैयारियां और इसमें जो रिसर्च है उसकी शुरुआत कर दी जाए और जल्दी ही इसको अमली जामा पहनाया जाए। और चीन से अगर युद्ध की आशंका है तो भारत की तैयारी भी मैं आपको दिखा रहे हैं कि हवा में दुश्मनों की अब खैर नहीं होगी अगर चीन की तरफ से हिम्मत की गई। जल्द ही भारत के पास 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट होगा, स्टेल्थ फाइटर जेट, 5th जनरेशन फाइटर। AMCA प्रोग्राम के तहत ये बनाया जाएगा और प्रोजेक्ट के लिए 15,000 करोड़ रुपए मंजूर भी किए गए हैं। जी बिल्कुल, देखिए 5वीं जनरेशन का ये एयरक्राफ्ट होगा और खास बात यह कि 5वीं फाइटर डबल इंजन का ये एयरक्राफ्ट होगा। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि इस एयरक्राफ्ट में दुश्मन के रडार आसानी से पकड़ नहीं पाएंगे। 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट का मतलब यह है कि बहुत ज़्यादा तेज होगा। MMCA से भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ेगी और इसके लिए प्राइवेट और पब्लिक दोनों सेक्टर से इसके बारे में जानकारी मांगी गई। अभी भारत के पास 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट है जिसको हम रफाल भी कहते हैं। और देखिए इसके अलावा कई और एयरक्राफ्ट भी हैं। इसके अलावा अब इंपॉर्टेंट है कि अभी भारत के पास जो 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट है उसके बाद अब 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट आएगा तो उससे भारत को और ज्यादा मजबूती मिलेगी। शुभेंदु सर, देखिए कहा यह जाता है कि आपको अपनी, क्योंकि 62 की एक बहुत बड़ी गलती थी कि हमने अपनी वायुसेना का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन अब भारत अपनी वायुसेना को भी उसी पैरेलली उसी तरीके से मजबूत करने में लगा है जैसा कि भारत की आपकी नौसेना या फिर जो भारत की जो थल सेना है उसके मुकाबले।
अब देखिए, जब भी कोई देश युद्ध की तैयारी और अपने थ्रेट को एनालाइज करता है तो उसमें तीनों सेनाओं का जो भागीदारी वो बराबर की होती है, चाहे वो नौसेना हो, चाहे वो एयरफोर्स हो, चाहे वो इंडियन आर्मी हो। तो आज की डेट में देखिए, तीनों लोग बड़े ही फाइन तरीके से इनकी ब्लेंडिंग हुई और जब भी कोई थ्रेट एनालिसिस करते हैं तो उसमें किसकी क्या भागीदारी हुई ये सुनिश्चित होती है। इसी के तहत देखिए, हमने अपनी नेवल पावर को बढ़ाया है, हमने एयरक्राफ्ट की इन्वेंट्री को चेंज किया और साथ में आधुनिकतम हथियारों का हिंदुस्तान की आर्मी में इंडक्शन का प्रोसेस शुरू किया है। ये सारा कुछ बेस्ड होता है एक थ्रेट एनालिसिस में। और आज की डेट में हिंदुस्तान ने चाइना के अगेंस्ट, चाहे वो ईस्टर्न लद्दाख का एरिया हो, चाहे सेंट्रल सेक्टर हो जिसमें हिमाचल और उत्तराखंड आते हैं, और तीसरा जो अरुणाचल प्रदेश का इलाका है, इन सारों में किस तरीके से हम चाइना को काउंटर करेंगे ये मद्देनजर रखता जाता है। और चाइना को एक बहुत बड़ा इलाका जो इंडो पैसिफिक रीजन में कैसे काउंटर करना है, उसके लिए नेवल शिप, जहाज, जंगी बेड़े किस तरीके से वहां डिप्लॉयेंगे, इसकी एक भूमिका बनाई हुई। तो इसी के तहत हम एक लॉन्ग टर्म पे प्लान कर रहे हैं, जिससे कि हम वेस्टर्न फोर्सेस पे ना आत्मनिर्भर रहें, उनसे टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करें, अपने आप प्रोडक्शन करें और भारत की जो सेना है उसको स्वावलंबी बनाएं। बिल्कुल, ये लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी का ही हिस्सा है कि जल, थल, नभ, भारत की तैयारी तीनों स्तर पर हो रही है। और एक और तैयारी की बात की जाए तो भारत के लिए मास्टर स्ट्रोक है, कुछ देर में सेला टनल का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अरुणाचल प्रदेश में सेला टनल का उद्घाटन किया जाएगा। ये देखिए, टनल की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। बीआरओ ने तैयार किया है रणनीतिक रूप से ये सुरंग बहुत अहम है। ईटानगर से तवांग पहुंचना होगा आसान, और जो बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन है उसकी तरफ से इसे तैयार किया गया है। सेना चीन बॉर्डर तक तेजी से पहुंच सकेगी। अगर ये कन्फ्रंट्रेशन होता है, अगर चीन की तरफ से एस्केलेशन होता है, तो भारत भी अपनी तैयारी को और धार दे रहा है। सेला टनल इसका उदाहरण है। और देखिए, सेना टनल से कैसे मिलेगी चीन को चुनौती, ये भी आपको बताते हैं। दरअसल सेना टनल से चीन को चुनौती देना बहुत आसान हो जाएगा। 825 करोड़ रुपए की लागत से इसको तैयार किया गया है। 13,700 फीट की ऊंचाई पर है, दुनिया की सबसे ऊंचाई पर होने वाली टनल है। एलएसी तक तेजी से पहुंचना आसान हो जाएगा। महज 8 घंटे में ईटानगर से तवांग पहुंचा जाएगा। रोज 5,000 वाहनों की आवाजाही से संभव हो पाएगी और 12 महीने खुला रहेगा ये रास्ता। दरअसल ऑल वेदर रोड ये होगी और ये टनल भी, और इससे रणनीतिक रूप से कितना अहम होगा सेना टनल, ये भी आपको बताते हैं। सेना टनल के जरिए 12 महीने रास्ता खुला रहेगा। बर्फबारी के वजह से 7 महीने तक ये रास्ता पूरी तरीके से कट जाता है। चीनी बॉर्डर तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन अब आसान हो जाएगा। चीनी सीमा पर सेना का मूवमेंट और ज्यादा तेजी से बढ़ जाएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा और मजबूत की जाएगी, और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब भारत के पास ऑल वेदर रोड्स होंगी और सेना टनल उसमें एक बहुत बड़ी कामयाबी है। देखिए, सेना टनल कितनी खास है ये भी आपको बताते हैं। 5 साल में बनी है ये सेना टनल, और बीआरओ ने सेला पास में 2 सुरंगें बनाई है। एक सुरंग करीबन 1003 मीटर तक है, तो दूसरी करीबन 1595 मीटर की है। दूसरी टनल में बचाव ट्यूब भी बनाई गई है, यानी रेस्क्यू ट्यूब। हर 500 मीटर पर बचाव ट्यूब यानी रेस्क्यू ट्यूब बनाई गई है। तकनीक में से इसको बनाया गया और खासतौर पर विदेशी तकनीक को लाया गया ताकि इसको और बेहतर बनाया जा सके। बिल्कुल, अरुणाचल प्रदेश के लिए एक बहुत खास सा है ये सेला टनल, और ईटानगर से तवांग तक का जो रास्ता है वो आसान हो जाएगा, सहूलियत भरा हो जाएगा। सेला टनल दुनिया की सबसे लंबी 2 लेन सुरंग है। आपको और ज़्यादा डिटेल में जानकारी देते हैं बिग वॉल के जरिए, जो आपको बता दें कि 2 लेन है, दुनिया की सबसे लंबी 2 सुरंग है। ये देखिए, टनल 2 और टनल 1। टनल 1 जो है वो 1003.34 मीटर, और इसका जो लिंक रोड है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा टनल 2 जो कनेक्टिंग है वो 15,094.90 मीटर है। तो ये सेला लेक है जहां से ये कनेक्टेड है। सुमित, देखिए, बिल्कुल देखिए आप, इंपॉर्टेंट ये भी है क्योंकि ये जो इसके साथ जो रोड अटैच की गई है वो भी ऑल वेदर रोड है, यानी ये आपको 12 महीने आपको कनेक्टिविटी देगी। और पहली टनल जो हम दिखा रहे हैं ये करीबन 1 किलोमीटर की टनल, मैं खुद इस टनल में गया हूं। और इसके अलावा जो सेना टनल है इसके उद्घाटन में और इसको जिस तरीके से तैयार किया गया है, खास बात यह है कि इसके साथ रेस्क्यू ट्यूब्स भी दी गई है 500 मीटर पे। उसमें सबसे खास बात है कि अगर कभी भी खुदा न खास्ता कोई बर्फ पड़ती है, कोई हादसा होता है, तो फिर रेस्क्यू ट्यूब की मदद से वहां अंदर फंसे हुए लोग आसानी से निकाला जाएगा। वेंटिलेशन की जगह दी गई है, यानी इसमें पानी की और दूसरी चीजों की भी ध्यान रखा गया। इसके अलावा मोबाइल कनेक्टिविटी का भी ध्यान रखा गया ताकि यहां
यहाँ पर अगर बात करनी हो तो उससे कम्युनिकेशन भी किया जा सके। और दूसरी ये देखिए, तवांग तक या फिर आप कह सकते हैं कि बुमला तक पहुंचना और ज्यादा आसान हो जाएगा। करीबन 14 से 15 घंटे लगते हैं निधि, लेकिन अब वही टाइम 8 से 9 घंटे का लगेगा। बहुत बड़ी बात आपने बताई, इसकी डिटेल्स बहुत अच्छे से समझाई सुमित ने। दत्ता सर, मैं आपके पास आ रही हूँ। आप क्योंकि पहले भी पोस्टेड रहे, तो अरुणाचल प्रदेश के लिए बहुत अहम स्ट्रैटेजिक कदम है सेला टनल। आप कैसे देखते हैं इसे, और ये कितनी ज़्यादा सहूलियत देगी हमारी सेना को, या फिर कन्फ्रंटेशन अगर होता है तो उसका जवाब देने के लिए? बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि जितना हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है चाइनीज़ बॉर्डर के ऊपर, खास करके अरुणाचल प्रदेश में, एक समय वो था कि हमें ब्रह्मपुत्रा को पार करने के लिए किश्तियों और फेरीज का इस्तेमाल करना पड़ता था। मैंने अपना ब्रिगेड कमांड किया नॉर्थ ईस्ट में, और मैं अरुणाचल प्रदेश का एक रिजर्व ब्रिगेड के तौर पे मेरी जिम्मेवारी थी। उसका मतलब ये है कि अरुणाचल प्रदेश में जितने हमारी वैलीज़ हैं, जहाँ भी चाइनीज़ थ्रेट आएगी, अगर वहाँ रिइंफोर्स करना है, काउंटर अटैक करना है, वो मैं करूँगा। तो उस समय जब हमको जाना होता था, एक जगह पहुँचना होता था, बहुत समय लग जाता था। किश्तियों के द्वारा, सड़कें कम हैं, रास्ते बंद हो गए। अभी जो हमारे पुल बन गए हैं ब्रह्मपुत्रा के ऊपर, हमारी जो टनल सिस्टम बन गई हैं, हमारी जो लेटरल रोड्स बन गई हैं, हमारी मोबिलाइजेशन 10 गुना तेज होगी आज के दिन में। दत्ता साहब, आपको बीच में रोकने के लिए माफी चाहूंगा, आपका रुख करेंगे, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। अब आपको बताएं कि चुनावों से जुड़ी एक खबर आ रही है। एमपी में चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी बीजेपी में शामिल हो गए। पचौरी समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए हैं। पूर्व विधायक संजय शुक्ला भी इसमें शामिल हैं। और देखिए, लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कैसे एक बड़ा झटका लगा है मध्य प्रदेश में, खासतौर पर किस तरीके से कि सुरेश पचौरी बीजेपी में शामिल हो गए।